नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिंदत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची के नामकुम में स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के शताब्दी समारोह में शामिल हुई। समारोह से पहले महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत झारखंडी संस्कृति और समारोह के साथ किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री एवं अन्य गणमान्यों की उपस्थिति रही। समारोह में हजारों की संख्या में लाह उत्पादन करने वाली महिलाएं भी मौजूद रही। समारोह में अपने संबोधन में राष्ट्रपति महोदया ने अपनी स्मृतियों को ताजा किया और कहा कि इसी राज्य का एक जिला पलामू है, जिसका नाम इसलिए पलामू रखा गया क्योंकि वहां पलाश, लाह और महुआ की बहुतायत कृषि होती है। ये बताता है कि इस राज्य के लोग कृषि के प्रति कितने गंभीर और जुड़े हुए हैं। पिछले 100 वर्षों से इस संस्थान से लाख, रेसिन, गाम के वैज्ञानिक उत्पादन में सराहनीय कार्य किया है। झारखंड में लाख का इससे महत्व है। मैं जो दौरा करती थी राज्य के अलग अलग जिला, तो जो पलामू में गई, पलामू में जाने के बाद मुझे बताया गया है, मैडम आपको पता है पलामू का नाम क्यों इस जिला को बनाया, नामकरण किया गया है? पलाश, लाख और महुआ, ये 3 चीज़ें इस जिला में मिलता है, इसीलिए इसका नाम पलामू रखा गया है। मैं उन दिनों से मैं बहुत खुश हो गई हूँ, लेकिन इसी नाम पे ही अपने जिला को रखे, उसको याद रखते हैं और उसी दिशा में वो काम करते हैं। देवी और स्वजनों, हमारे देश के कई राज्यों में लाख फार्मिंग की जाती है। भारत के कुल उत्पादन का 55% से अधिक लाख उत्पादन झारखंड में होता है। भारत में लाख का उत्पादन मुख्य रूप से जनजातीय समाज द्वारा किया जाता है। ये जनजातीय समाज की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान ने लाख, नेचुरल रेसिन एवं गाम के अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ इस उत्पादन के व्यावहारिक विकास के लिए भी कदम उठाया जा रहा है। समारोह में अपने संबोधन में राज्य के गवर्नर संतोष गंगवार ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि उत्पादन से जुड़े लोगों के चेहरे पर हमेशा खुशहाली देखना चाहती है। खासकर महिलाओं के मामले में केंद्र सरकार के कार्यों को देखने से ये साबित होता है। आज हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में भाग ले रहे हैं। ये संस्थान पूर्व में केवल लाख उत्पादन एवं अनुसंधान पर केंद्रित था। इस संस्थान द्वारा पिछले 100 वर्षों में भारतीय कृषि को एक नई दिशा प्रदान की गई। संस्थान ने लाख उत्पादन, प्रोसेसिंग और मूल्यवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, जिससे न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में योगदान किया है। ये हमारी जानकारी में है। मैं इसलिए भी इस बात को कहता हूँ कि मैं ICAR की गवर्निंग बॉडी में रहा हूँ और मैं कृषि के बहुत सारे कामों से परिचित में हूँ। ये मिली प्रसन्नता की बात है कि झारखंड लाख उत्पादन में अग्रणी है और इस संस्थान ने लाख उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग और उत्पाद विकास में अनेक तकनीकी नवाचार किए हैं। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ी है बल्कि कृषि उत्पादों का वैश्विक स्तर पर भी विस्तार हुआ है। जैसा अभी माननीय कृषि मंत्री जी कह रहे थे, अब एक प्रक्रिया हो रही है कि हम कैसे किसान की आय को बढ़ाने का काम करें। अब जैसा अभी एक बात कहा गया कि अब महिला बहन माताओं को केवल लखपति नहीं बनाया जाएगा। मुझे लगता है अभी जो शब्द का प्रयोग करा, अब वे करोड़पति भी बनकर काम कर सकती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, हमारा देश के प्रधानमंत्री इसी हिसाब से काम कर रहे हैं कि हम माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाएं और वो लखपति नहीं करोड़पति बनने का काम करें, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं यहाँ ये भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि झारखंड की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य के किसानों को खुशहाल बनाना ही हमारी समृद्धि का आधार है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं,
हम सब समझ में आ रहा है, हम सब परिचित हैं उससे। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। ये सब हम सबकी समझ में भी आ रहा है। समारोह में अपने संबोधन में झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि लाह के उत्पादन में झारखंड अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। ये हमारा सौभाग्य है और हमने लाह को कृषि के दूसरे उपज का दर्जा देकर इससे जुड़े लोगों के जीवन में सुधार लाने का पूरा प्रयास किया है। 100 साल की संस्था हमारा ये अनुसंधान केंद्र है और 100 सालों में अगर हम किसानों की संख्या देखें तो बड़े पैमाने पर जो किसान थे वो आज के दिन में खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर हुए हैं। हमें इन्हें बचाने की आवश्यकता है और इसका हल, इसका उपाय कैसे निकले, ये राज्य और केंद्र दोनों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं लगातार राज्य में खेती बाड़ी के प्रति आम सभाओं के माध्यम से, नीति निर्धारणों के माध्यम से सिर्फ जो मौसमी फसल है इसके अलावा वैकल्पिक खेती की ओर कैसे आगे लोग बढ़े, इस पर हम लोगों ने लगातार काम किया है और आपके इस लाह उत्पादन को भी हम लोगों ने कृषि का दर्जा दे भी दिया है। और आपको मालूम होगा कि हमारी सरकार बनने के बाद कोरोना का समय था। समारोह को केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि देश के किसानों के चेहरे पर खुशियां रहे। केंद्र की सरकार देश के किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है और लगातार उस दिशा में काम कर रही है। लाह का इतिहास भारत के इतिहास जितनी पुराना है। 5000 साल पहले महाभारत हुआ था। तब महाभारत में हमने पढ़ा था कि कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह बनाया था। वो लाह से बना था, लाख से बना था। और तब से लेके आज तक लाह की खेती होती चली आ रही है। जो बातें यहां दोहराई गई, बताई गई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज भी लाह बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, किसान की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, गरीब आगे बढ़े। और इसलिए खेती में उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, और खेती का विविधीकरण मतलब परंपरागत केवल धान गेहूं की खेती से काम नहीं चलेगा, हमको दूसरी खेतियों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। कृषि वानिकी मतलब पेड़ों से भी जो आय हो सकती है उसकी तरफ भी उन्हें ध्यान दिलाया। और जब इस दिशा में हम सोचते हैं तो लाह की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, आज भी 400 करोड़ रुपए का लाख हम निर्यात करते हैं, लेकिन इस खेती में अभी जो भाई बहन जुड़े, अभी उनमें से कई ऐसे हैं जो लाख रुपया से ज्यादा कमा रहे हैं। उन्हें अलग अलग समूह बनाए हैं, उस समूह की आमदनी भी 25 से लेकर 30 लाख रुपया तक है। अनंत। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को साहिबगंज जिले के भोगनाडी पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की, जिसके बाद साहिबगंज के पुलिस लाइन में एक जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री के भाषण में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और जनसंख्या में बदलाव के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इस मुद्दे को आदिवासी अस्मिता से जोड़ते हुए उन्होंने हेमंत सोरेन पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार घुसपैठियों का कल्याण करने वाली सरकार है और आदिवासियों की जगह घुसपैठियों की आबादी बढ़ रही है। साथ ही साहिबगंज में केंद्रीय गृह मंत्री ने परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ कर कहा कि झारखंड की जनता अब सत्ता परिवर्तन चाहती है, इसलिए रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया है। ये जागरूकता वाहन गांव-गांव में घूमकर हेमंत सरकार की नाकामियों व भाजपा के केंद्र की योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाएगा। इस बार झारखंड में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। संथाल में भी भाजपा सभी सीटों पर परचम लहराएगी। साथ बोलिए, भारत माता की।
अरे भाई, ऐसी आवाज करोगे क्या? यहां से आवाज रांची तक जानी चाहिए कि इस बार परिवर्तन होने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के मौके पर मंच पर उपस्थित श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महोदय, हमारे आसाम के अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन जी, श्री दीपक प्रकाश जी, अनंत कुमार ओझा जी, अमित मंडल जी, श्री लोबिन हेम्ब्रम जी, और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि बाबा वैद्यनाथ की भूमि पर, इस संथाल की पवित्र भूमि पर मैं आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। भाइयों बहनों, यहां आया हूं तब ये वीरों की, स्वातंत्र सेनानियों की पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, बाबा वैद्यनाथ को प्रणाम करता हूं और उत्तर वाहिनी मां गंगा की पावन धारा को भी प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां आने से पहले मैं शहीद भूमि पर, वीर भूमि पर संथाल विद्रोह के महानायक सिद्धू कान्हो को प्रणाम कर कर आया हूं और इसी क्रम में भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर तेलंगा खड़िया, शहीद बुधू भगत, पोटो हो, अमर शहीद गणपत राय, देवी फूलो जानो और देवी मां की मुंडा को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां से झारखंड 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में झारखंड के गांव गांव में जाएगी, घर घर को पहुंचेगी और एक परिवर्तन का संदेश देगी। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के देवलटान पंचायत के हंसिया गांव में पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह की पहल रंग लाई और सप्ताह भर से अंधेरे में जीने को विवश ग्रामीणों में तब खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब पूर्व विधायक ने अपने स्तर पर वहां नया ट्रांसफार्मर लगवाया। इसका उद्घाटन पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के भतीजे अंकुर सिंह ने किया। इस दौरान उत्साहित ग्रामीणों ने पूर्व विधायक के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और आगे हर स्तर पर उनका साथ देने का वायदा किया। ईचागढ़ विधानसभा के क्षेत्र के देवलटान पंचायत के हंसिया गांव के लोगों के लिए आज का दिन खास रहा। बीते करीब सप्ताह भर से गांव का ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण यहां के लोग अंधेरे में रहने को विवश थे। इससे ग्रामीणों में मायूसी छाई हुई थी, लेकिन ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह की पहल रंग लाई और उन्होंने अपने स्तर से गांव में ट्रांसफार्मर लगवाया।
इसका विधिवत उद्घाटन पूर्व विधायक के भतीजे अंकुर सिंह ने शुक्रवार को किया। इसके साथ ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने इस दौरान पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की और तन मन धन से उनका सदैव साथ देने का वायदा किया। दरअसल पिछले करीब एक सप्ताह से ईचागढ़ प्रखंड के देवलटांड पंचायत के हंसिया गांव में ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ था। इससे गांव के करीब 200 लोग अंधेरे में जीने को विवश थे। स्थानीय लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि से कई बार ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। उसके बाद ग्रामीणों ने ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह से नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। फिर क्या था, पूर्व विधायक मलखान सिंह ने अपने स्तर से गांव में नया ट्रांसफार्मर लगाने की पहल की और देखते ही देखते यहां नया ट्रांसफार्मर लग भी गया। इसके उद्घाटन के मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण महिला, पुरुष, बच्चे और युवा मौजूद रहे। जैसे ही पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के भतीजे अंकुर सिंह ने इस नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया, देखते ही देखते गांव के करीब 200 घर रोशनी से जगमगा उठे। इस दौरान ग्रामीणों की खुशी देखते ही बन रही थी। इन ग्रामीणों ने पूर्व विधायक के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि विधायक जी के समक्ष हमने एक बार अपनी समस्या को रखी और उन्होंने तुरंत गांव में नया ट्रांसफार्मर लगवा दिया। इसे लेकर हम उनके प्रति आभारी है और आगे हर स्तर पर उनका साथ देने को तैयार है। इस मौके पर पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के भतीजे अंकुर सिंह ने ग्रामीणों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अरविंद सिंह बीते 35 वर्षों से लगातार क्षेत्र की जनता की सेवा करते आ रहे हैं। उनके कार्यकाल में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई इबादत लिखी गई है। उन्होंने पूरे क्षेत्र के एक एक गांव को पुल पुलिया बनाकर जोड़ने का काम किया। इसके अलावा सिंचाई, पर्यटन के विकास सहित हर क्षेत्र में उन्होंने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो अब तक कार्य किए हैं वह अतुलनीय है। इस पर ग्रामीणों ने भी हामी भरी और पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह का हर हाल में हर स्तर पर समर्थन करने की बात कही। दिक्कत चल रहा था, से बंद था तो दिक्कतें हो रहा था, अभी लग गया तो खुशी हुआ। जो सब नहीं देखो वो बोलती है कि वो कर देंगे, लेकिन वो कुछ करता नहीं। और मलखान सिंह यानी अरविंद कुमार सिंह मतलब जो दिए ट्रांसफार्मर हम लोग को अक्षय ग्रामवासी को बहुत ही अच्छा काम किए, जो हम लोग मैंने उनके मैंने क्या बोलेंगे जो उनके फेवर में हम लोग जितना भी होगा मदद करेंगे उनको। नहीं कुछ कभी भी नहीं किया, उसको ट्रांसफार्मर आते भी नहीं है हम लोग के, कभी भी मतलब यहाँ गांव में नहीं आते हैं और जब भी बुलाया जाता है फिर भी बस बात बातचीत होती है और लेकिन यहाँ पहुँचते नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा, जो कि हम लोग का सब गाँववासी बहुत ही उत्सुक हैं और मैंने जो भी होगा हम लोग के आगे जो ये होगा हम लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है अपना तन मन धन से हम लोग मलखान सिंह को मदद करेंगे। झारखंड सरकार और डीजेपी की पहल पर राज्य के सभी जिलों में 10 सितंबर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार से हो गई है। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पिल्लई हॉल सभागार में किया गया, जहां लोगों की शिकायत दर्ज करने के लिए 4 स्टॉल लगाए गए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी मनोज रत्न चौथे, उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह, चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन, एसडीपीओ राहुल देव बड़ाई सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीआईजी मनोज रतन चौथे ने कहा कि पहले चरण में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसे अनुमंडल और थाना स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि वन स्टॉप सेंटर के रूप में आम जनता की शिकायतों का समाधान हो सके। यहाँ लोग किसी भी तरह की समस्या दर्ज कर सकते हैं। संबंधित विभाग को शिकायत भेजा जाएगा और समन्वय स्थापित कर समाधान करने की कोशिश होगी। आज यहाँ चाईबासा जिला मुख्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं डीजीपी झारखंड के निर्देशानुसार
जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह आज पहला चरण है जिसमें हम लोगों ने जिला स्तर में यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस चरण के बाद हम लोग अनुमंडल और थाना स्तर पे भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। आज आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में पुलिस पदाधिकारियों के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग हैं, जुडिशियल साइड से भी लोग हैं, डीएलएसए से भी हम लोगों ने सचिव महोदय को आमंत्रित किया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता को कई बार बहुत छोटी छोटी शिकायतें होती है, परंतु उनको कई बार पता नहीं चलता है कि इन शिकायतों को कहाँ जा कर के हम लोगों को रजिस्टर करना है। तो ये जो कार्यक्रम आज हम लोगों ने शुरू किया है, ये एक वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा। आपकी कोई भी समस्या हो, आप यहाँ आकर के दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद जो भी संबंधित विभाग में उस शिकायत को भेजना है, वहाँ से भेज के उसका फॉलोअप लेके हम लोग कोशिश करेंगे कि उस समस्या का समाधान हो। कई बार आप देखते होंगे कि पुलिस के पास ज़मीन से रिलेटेड शिकायतें आती है, सिविल मैटर से संबंधित शिकायतें आती है, जिसमें अक्सर पुलिस अफसर कार्रवाई नहीं करते और जनता के मन में भी ये एक भावना चली जाती है कि पुलिस जो है उस काम में हम लोग को सहयोग नहीं कर रही है। तो इस कार्यक्रम से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो सिविल मैटर से या जो नॉन पुलिस मैटर से उसको संबंधित विभागों के पास हम लोग रिडायरेक्ट करें और वहाँ से उस शिकायत का समाधान करते हुए उस समस्या का हम लोग निपटारा करने की कोशिश करें। सर, बहुत ज़्यादा चावासा में ड्रग्स का सबका थोड़ा सा देखिए, इस कार्यक्रम का एक दूसरा पहलू भी हम लोगों ने बताया है कि इसमें आम जनता शिकायत जो सामाजिक शिकायत है उसको भी दर्ज कर सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि कहीं अगर ड्रग्स का या अफीम की खेती हो रही है, ड्रग्स का कहीं बेचने का कार्य हो रहा है, उसको भी आप पुलिस तक पहुंचाए। आपकी पहचान हम गुप्त रखेंगे और जो शिकायत आप दर्ज करेंगे उस पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करते हुए उस समस्या का समाधान करें। सर, दुपहिया वाहन चोरी बहुत हो रहा है, जो भी शिकायत है उस पर सब पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और अगर डिटेल्स हम लोग को मिल जाती है तो हम लोग स्पेसिफिक उस पर कार्रवाई करके आपको अवगत भी कराएंगे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की कोशिश लगातार हो रही है। इसी कड़ी में ये एक और प्रयास है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पहले से इस दिशा में काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन की पहल के बाद अब समेकित रूप से काम हो सकेगा। आज पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देश पर जिला में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डीआईजी महोदय उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि नागरिकों के बीच में और पुलिस प्रशासन के बीच में एक बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार का सामाजिक अपराध कहीं पर भी हो रहा है तो अपना आइडेंटिटी को भी एनिमस रखते हुए भी नागरिक उसकी शिकायत दर्ज करे, उसको प्रॉपर तरह से रजिस्टर करके उनको एक्नॉलेजमेंट रिसीव दिया जाएगा, ताकि समय रहते जिला के शीर्ष पदाधिकारियों के माध्यम से भी उसको ट्रैक एंड ट्रेस करके उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल किया जा सके। आप लोगों को जानकारी है कि जिला में पहले से भी एक डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार की भी शिकायतों को नागरिक उस पर रेज करते हैं और अब ये पुलिस प्रशासन के साथ भी जुड़ गया है। दोनों चीज़ों को हम लोग जिला में कंपोजिट तरह से एक साथ करें, ताकि किसी भी तरह की कोई शिकायत हो, चाहे वो सिविल मैटर की हो, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो, हम लोग एक ही साथ उसको रेज करके उसका रिजोल्यूशन कर सकें। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए एक अलग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जारी किया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिसके जरिए लोग अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। शिकायत करने पर उन्हें रिसीविंग भी दी जाएगी। एसपी ने कहा कि जिला पुलिस की कोशिश है कि शिकायतों और समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने पदाधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतों और समस्याओं को बारी बारी से रखा। पदाधिकारियों ने उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुना और काउंटर पर निबंध करने का आग्रह किया, ताकि सही तरीके से समस्या समाधान की दिशा में कार्य किया जा सके।
ये जो भी कार्यक्रम किया जा रहा है ये हम लोगों के काम आना चाहिए, ठीक है। हमारा केस चल रहा है 23 वर्ष से, उसका जजमेंट भी आ गया था 2011 में, फिर भी इस केस को बार बार रिवीजन में डाला जा रहा है। जजमेंट कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी 2012 में उन्होंने इसको फिर से स्टार्ट किया, तो अभी 2024 चल रहा है, इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हमें अपना घर बनाना है, पीछे की बाउंड्री बनवानी है, हम कोई कार्य करवा नहीं पा रहे हैं। कुछ भी कराना जाए तो वो बाधा उत्पन्न कर देते हैं कि आपको कोई भी मरम्मत का कार्य भी नहीं कराना है। एक धारा 135 लगा, 148 लगा, बार बार यही कह के हमारा जो PF नंबर है वो दिखाया जाता है। और अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है, बाधित क्षेत्र सिर्फ हमारे लिए तो नहीं है ना, उनके लिए भी है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि 134 हमारे जमीन पे लगा तो सिर्फ हमारे लिए लगा है। चक्रधरपुर शहर से सटे केंदू पंचायत के देवगांव के ग्रामीण बदहाल गड्ढों से भरे जर्जर सड़क से बेहद परेशान हैं। कई गांव के शिक्षण संस्थाओं को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सड़क 20 साल पहले बनी थी, लेकिन आज तक सड़क का ना तो मरम्मतीकरण हुआ और ना ही दोबारा सड़क बनाई गई। हालत ऐसी हो गई है कि 20 साल पहले बनी सड़क के नामो निशान तक मिट गए हैं। सड़क के नाम पर यहाँ सिर्फ कीचड़ से सरे गड्ढे ही गड्ढे रह गए हैं। बारिश के मौसम में तो सड़क पार करना और भी बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। आए दिन इस बदहाल सड़क के कारण स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान साइकिल और 2 पहिया वाहन चलाते समय अपना संतुलन खो बैठते हैं और हादसे का शिकार होते रहते हैं। कई लोग बदहाल सड़क में गिरकर चोटिल हुए हैं। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि दूर दराज क्षेत्रों से लोग चक्रधरपुर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन चक्रधरपुर से सटे इस गांव में आने में उनकी परेशानी बढ़ जाती है। गाड़ियां हिचकोले खाती हुई धीरे धीरे चलने को मजबूर होती है। कम दूरी के फासले को कायम करने में लोगों को लंबा वक्त लग जाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस बदहाल सड़क को लेकर कई बार आंदोलन भी किए, श्रमदान और आर्थिक मदद देकर सड़क की मरम्मती भी की। स्थानीय सांसद, विधायक से लेकर अधिकारियों से सड़क निर्माण के लिए पत्राचार भी किया, लेकिन इसके बावजूद आज तक सड़क निर्माण के लिए कहीं से भी कोई सकारात्मक पहल उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। खुद कांग्रेस के नेता 20 सूत्री सदस्य अमित मुखी कहते हैं कि सड़क को लेकर पत्राचार तो हुआ, लेकिन सड़क बनी नहीं, जो कि दुख की बात है। अमित मुखी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देवगांव सड़क नहीं बनाई गई तो रोड नहीं तो वोट नहीं का आंदोलन होगा। देवगांव के ग्रामीणों ने मिलकर तकरीबन साल भर पहले श्रमदान देकर सड़क की मरम्मत की थी, लेकिन अब फिर से सड़क बदहाल हो गई है। ग्रामीण कहते हैं कि उनके साथ सरकारी अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। सड़क सभी जगह बन रही है, लेकिन उनके गांव को ही अनदेखा किया जा रहा है। सड़क की मांग को लेकर स्कूल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने आंदोलन किया, लेकिन सड़क आज तक बनी नहीं। कहते हैं सड़क से ही विकास का रास्ता खुलता है, लेकिन देवगांव के लिए ऐसा लगता है कि विकास के रास्ते को ही शासन प्रशासन बंद करने में आमादा है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में ग्रामीणों में उम्मीद है कि सड़क बनेगी, लेकिन इस सड़क को बनाने में उनका रहनुमा कौन बनेगा, उनकी राह देवगांव के ग्रामीण आज भी ताक रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि देवगांव की ये सड़क चुनाव से पहले बनेगा या फिर हर बार की तरह ये सड़क चुनावी मुद्दा ही बनकर रह जाएगा। देखो गिर जाओ, साइड मारो, गिर जाओ। जो प्रशासन है उनसे बात की जाएगी और आने वाले इलेक्शन में हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे इसका कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम अमित मुखी हुआ, मैं 20 सूत्री सदस्य हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव। इससे पहले आप कभी पत्रचार किए थे? इससे पहले हमारे जो सांसद है उनसे बात हुई थी, वो बोल रही थी कि बारिश का मौसम टल जाने दो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। लेकिन आए दिन ये जो समस्या बढ़ रहा है इसको और हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि और भी ग्रामीण हैं यहाँ पर आप एकजुट हुए हैं और ये अभी तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। इस हम लोग जल्दी ही पत्रचार करेंगे और ग्रामीणों के साथ बैठक करके मैडम से भी मिलेंगे और स्थानीय विधायक जो है उनसे भी बात करेंगे। इतना अच्छा स्कूल है, इतना अच्छा गांव है, शहर से सटा हुआ है, फिर भी हम लोग इस तरह से थोड़ी सी के चलते जो है हम लोग का मन थोड़ा सा ये हो जाता है
तो हम फिर से सबसे निवेदन करना चाहेंगे और यहाँ के जो भी गणमान्य लोग हैं वो लोग थोड़ा सा अपना जागरूकता लाएं और रोड कम से कम बन जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों का आवागमन पढ़ाई में बाधित ना हो। और यहाँ के बच्चे, यहाँ के गार्जियन इतने अच्छे हैं कि आज ये विद्यालय आज इतना ऊंचा स्तर तक उठा है। ये बहुत एमएलए एमपी सब है हम लोग का देवगांव का, समझे ना। ये लोग बहुत अच्छा है, हम लोग का रोड देख के मालूम होता है कि ये लोग कितना अच्छा और काम वाला एमएलए एमपी है। बस आगे बोलो, क्या समस्या के बारे में बोलो। वो लोग अपना घर और परिवार को देखता है, जनता को नहीं देखता है। जब वोट का समय आता है आके दारू और मुर्गा खिला के खाली वोट लेने का चक्कर में रहता है। ये सरकार तक ये बात पहुंचाया गया था कि देवगांव के सड़क जो है ना काफ़ी ख़राब है, तो इसमें सरकार जो संज्ञान लिया था डीसी सर ने संज्ञान लिया था और बीडीओ सर को कह दे कि ये रोड के बारे में हमको जानकारी दें। तो बीडीओ साहब भी लगता है कि दिए होंगे, लेकिन आज तक इस रोड के बारे में कुछ काम नहीं हुआ और लगता है कि अब तो इलेक्शन नज़दीक आ गया है और हमें उम्मीद है कि वर्तमान में जो विधायक है वो कुछ कर पाए, वरना ये रोड जो है ना फिर वैसे ही अधर्म में रह जाएगा। लेकिन हम लोग का प्रयास निरंतर जारी है। हम लोग ने आवेदन हमारे सांसद महोदय को हम लोगों ने लिखा है और हमारा प्रतिनिधि जल्द ही उस आवेदन को लेकर के सांसद महोदय श्रीमती जोगा मांझी से मिलेंगे हम लोग और ये रोड को जो है ना निर्माण के लिए हम लोग उससे बात करेंगे। इसमें सड़क के साथ साथ एक ड्रेन सिस्टम का भी बहुत ज़रूरी है। जब तक ड्रेन सिस्टम नहीं होगा तो सड़क बनाने से भी वो बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। तो उम्मीद है सरकार अपनी जो भी है कागजात है सरकार के पास है, वो अपना आय मापदंड करे और ड्रेन के और सड़क की चौड़ीकरण और नाले निर्माण पर विशेष ध्यान। टीम पीएसएफ के वाइस चेयरमैन रहे स्वर्गीय खेम प्रकाश की पहली पुण्यतिथि पर एक और जहां जरूरतमंदों को भोजन कराया गया, वहीं रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस तरह के मानव कल्याणकारी कार्य के जरिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपने सेवा कार्य के चलते अलग पहचान बनाने वाली टीम पीएसएफ यानी प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने विगत एक वर्ष पूर्व 20 सितंबर 2023 को अपने वाइस चेयरमैन स्वर्गीय खेम प्रकाश को खोया था। इतने कम उम्र में अचानक दुनिया को अलविदा कह जाना टीम पीएसएफ के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शुक्रवार को टीम पीएसएफ ने स्वर्गीय खेम प्रकाश की पहली पुण्यतिथि मानव सेवा के जरिए मनाई। इस दौरान स्वर्गीय खेम प्रकाश की याद में 2 घंटे का अल्पकालीन रक्तदान शिविर जमशेदपुर ब्लड सेंटर में आयोजित किया गया। इसमें टीम पीएसएफ, एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बीएसएसआर यूनियन और अन्वेषा के सहयोग से रक्तदान के जरिए 31 रक्तवीर योद्धाओं ने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर जमशेदपुर के जोकसलाई थाना क्षेत्र के जागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम में 50 पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए स्वर्गीय खेम प्रकाश की धर्मपत्नी सह अधिवक्ता योगिता कुमारी द्वारा नाश्ते, फल, मिठाई, खीर की व्यवस्था की गई। साथ ही अंत्योदय भवन परिसर के पास स्थित स्लम एरिया में निवास कर रहे 120 पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए पिता जाने माने समाज सेवी मायाराम जी एवं परिजनों के द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई। टीम पीएसएफ के सदस्य आदित्यपुर निवासी रवि कुमार ने अपने 1 वर्षीय पुत्र मास्टर ऋषि राज के नाम से अंत्योदया भवन परिसर के ठीक बगल में स्थित स्लम एरिया के कम्युनिटी हॉल में नए सिरे से पंखा और लाइट लगवाया। इस मौके पर टीम पीएसएफ एवं स्लम एरिया में निवास कर रहे सभी की आंखें नम थी। मौके पर स्वर्गीय खेम प्रकाश की तस्वीर को फूलों से सजाया गया था। उनके सामने कई तरह के उनके पसंदीदा भोजन भी परोसा गया था। उनके परिवारजनों ने मां भगवती की आराधना एवं टीम पीएसएफ के सहयोग से मानव सेवा के जरिए स्वर्गीय खेम प्रकाश की पहली पुण्यतिथि को पीड़ित मानवता को समर्पित किया। चलिए, आज टीम पीएसएफ के वाइस चेयरमैन रहे स्वर्गीय खेम प्रकाश जी के आज पहला पुण्यतिथि के इस दिन को पूरे दिन भर व्यापी मानव सेवा के जरिए आज समर्पित हुआ, जहां सुबह अहले से ही स्वर्गीय खेम प्रकाश जी के नाम 31 रक्तवीर योद्धाओं ने रक्तांजलि देकर जहां उन्हें आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण किया। साथ ही साथ जमशेदपुर के जोकसलाई थाना क्षेत्र स्थित नव जागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम में वहां रह रहे 50 पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए
उनके धर्मपत्नी योगिता कुमारी जी के सहयोग से उत्तम नाश्ते का प्रबंध किया गया था। साथ ही साथ परिवार के कर्णधार स्वर्गीय खेम प्रकाश जी के जाने माने समाज सेवी हरदिल अजीज पिता मायाराम जी के द्वारा अंत्योदय भवन के ठीक बगल में स्थित स्लम एरिया में वहां निवास कर रहे हैं 120 लोगों के लिए उत्तम से उत्तम दोपहर के भोजन की व्यवस्था किया गया था। यानी कहीं ना कहीं टीम पीएसएफ परिवार निरंतर धरातल में ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आज दुख का घड़ी होते हुए भी टीम पीएसएफ ने अपने पूर्व वाइस चेयरमैन रहे स्वर्गीय खेम प्रकाश जी के नाम, उनके आदर्शों, उनके सोच, उनके विचारधारा को सामने रख जिस तरह से उन्होंने हम सबों को आगे लेकर चले हैं, आज उन्हीं के नाम ये समर्पित रहा पूरा दिन मानव सेवा कर। इधर सरायकेला खरसपा जिला के कुगड़ू प्रखंड क्षेत्र के ईचाडी गांव में 10 दिन के बाद खराब ट्रांसफार्मर को बदलकर नया 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया गया। ट्रांसफार्मर का उद्घाटन पूर्व जीप उपाध्यक्ष अशोक साव, वार्ड सदस्य सानू कुमार ने नारियल फोड़कर व फीता काटकर किया। ग्रामीणों ने बताया कि 10 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब रहने से अंधेरा में रात गुजारना पड़ रहा है। क्षेत्र में हाथियों का उत्पात, फिर 3 दिनों तक भारी बारिश के बीच डर के साए में बिन बिजली रात गुजारना बहुत ही तकलीफदायक रहा। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को इसकी सूचना दी थी, मगर विभाग ट्रांसफार्मर देने में आजकल करने लगा। पूर्व जीप उपाध्यक्ष को सूचना देने के बाद उनके प्रयास से विभाग द्वारा नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। ट्रांसफार्मर लगाए जाने से 10 दिन बाद गांव में बिजली बहाल हुई। इधर बिजली बहाल होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने बिजली जलते ही खुशी का इजहार किया। वहीं पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक साव ने कहा कि 10 दिनों से गांव में बिजली गुल थी। विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर देने में आजकल करते हुए टाल मटोल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिलते ही बिजली विभाग से संपर्क कर ट्रांसफार्मर दिलाया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हाथियों का आतंक है, बच्चों की पढ़ाई और ऑनलाइन सेवा भी बाधित हो गया है। ट्रांसफार्मर लगाए जाने से बिजली बहाल हुई। मौके पर कर्ण कुमार, समीर कुमार, विजय, राम भजन कुमार आदि उपस्थित थे। आज ईचाडी गांव में करीब 10 दिन से 15 दिन से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ था, लेकिन गांव के प्रयास से, हम लोग का प्रयास से आज ट्रांसफार्मर लगा। जो इतना दिन बिजली नहीं रहने से लोगों को दिक्कत हुआ, जो कि अभी के समय में सरकार का भी कहना है कि अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो आज ही लगाना चाहिए, लेकिन बीच में छुट्टी के कारण थोड़ा लेट हुआ, ग्रामीण को दिक्कत हुआ, लेकिन ट्रांसफार्मर लगा और आज गाँव में बिजली जला और गाँव में खुशी आया। और सुमिता होता फाउंडेशन के प्रयास से टाटा स्टील फाउंडेशन के सौजन्य और प्रसिद्ध शंकर नेत्रालय के तत्वावधान में चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में आयोजित निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर शुक्रवार को संपन्न हो गई। शिविर में कुल 222 लोगों का सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ। पहले फेज में 121 एवं दूसरे फेज में 101 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया। शिविर समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक सुखराम उरांव ने शंकर नेत्रालय के चिकित्सकों एवं उनके सहयोगियों को उपहार देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि आंखों के बिना बेहतर और सुंदर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जब संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आती है तो लोग अक्सर आंखों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। जाहिर है आंखें शरीर के सबसे नाजुक अंगों में से हैं, जिनकी सही देखभाल की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि खराब जीवन शैली और खानपान की वजह से आंखों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक स्क्रीन का इस्तेमाल और खाने पीने में पोषक तत्वों की कमी समय से पहले आंखों की रोशनी कम करने के लिए आंखों की कई समस्याओं को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील फाउंडेशन और शंकर नेत्रालय द्वारा शिविर में आंखों की रोशनी को बचाने के लिए मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया है, जो सराहनीय कार्य है। वहीं अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशुमन शर्मा ने कहा कि आंखों को स्वस्थ रखने का सबसे बेस्ट तरीका डाइट में सुधार करना है। अगर आप अपनी आंखों को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाना चाहते हैं तो आपको अपने खान में उन सभी पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों को शामिल करना चाहिए। शिविर में डॉक्टर सुजोय सरकार, डॉक्टर सुरभि शर्मा, डॉक्टर प्रगति, कोऑर्डिनेटर मनीष सिंह, निशांत कुमार, तपन मंडल के अलावा काफ़ी संख्या में मोतियाबिंद के मरीज एवं उनके परिजन मौजूद थे। कई लोगों का प्रयास हुआ है
क्योंकि मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो सबसे पहले यहाँ के स्थानीय टीम को, हमारे अनुमंडल के पूरे टीम, समाज के कई लोग, समाजसेवी लोग और खासकर सभी लोगों ने निवेदन किया था कि यहाँ पे हम लोग का आई कैंप लगे, और हम लोगों ने प्रयास किया था। रिटर्न के रूप से हम लोगों ने सिविल सर्जन के माध्यम से टाटा स्टील फाउंडेशन को हम लोगों ने निवेदन किया था, और निवेदन को स्वीकार किया टाटा स्टील ने, और ये आज इतनी बड़ी कार्यक्रम अगर हुआ है, इतने लोगों को रोशनी दिया गया है, तो मैं दिल से मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा टाटा स्टील फाउंडेशन कंपनी को कि ये हम रोशनी देने का काम उनके द्वारा किया गया। और उससे ज़्यादा मैं पूरे चैनलों की तरफ से मैं पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने घर द्वार छोड़ के, बाल बच्चा छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के इतना समय दिया है। तो ये तो मेडिकल का टीम ही है, और इसमें मतलब एक होता है कि सेवा का भाव रहता है, लेकिन उसके बाद भी जो दिक्कतें होती है, यहाँ कई वो महिला टीम भी हमारे बीच में है, और हम टोटल टीम 13 लोगों की टीम जो सूची हमको मिला है, उन सारे लोगों का घर में जैसा कि हम लोगों को बहुत सारा दिक्कत होती है, खाने पीने का समय पर नहीं मिलता है, सोने के लिए नहीं मिलता समय पर, नहाना धोना, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, और सारा प्रॉब्लम को छोड़ के हमारे बीच इतना लंबा समय से रहा है और आप लोग के लिए सेवा किया है, तो हम कितना भी तारीफ करें वो काम है इसके लिए। शंकर नेत्रालय के द्वारा, जो कि टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा समर्थित है, जो आई कैंप लगा है 2 महीने में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा शंकर नेत्रालय की टीम और टाटा स्टील फाउंडेशन को। साथ में ही हम अपने लोकल माननीय विधायक श्री सुखराम राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने प्रयासों के तहत इस कार्य को पूर्ण करने में हमारी बहुत मदद की है। साथ में इस अस्पताल के प्रति उनके डेडिकेशन, उनकी कर्तव्य निष्ठा को हम लोगों ने बहुत अच्छा से देखा है और समझा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सपोर्ट के बिना ये सारा चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता। हम लोग कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ आपके मदद के बिना नहीं हो सकते। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं सभी चक्रधरपुर निवासियों को ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस 2 महीने के कैंप को बहुत सफल बनाया है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे जितने भी चयनित मरीज थे, उनमें से कुछ मेडिकल कारण के चलते ऑपरेशन आज नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे 230 मरीज के आसपास जो अपना ऑपरेशन कराए हैं, उनको मेरे लिए सिर्फ यही निर्देश रहेगा कि इस ऑपरेशन के बाद थोड़े दिन के बाद फिर से मेरे शंकर नेत्रालय के द्वारा आपका एक आँख जाँच किया जाएगा। उस तक आप तब तक जो है आप अपना जो डॉक्टर मैडम के द्वारा दिए गए निर्देश है, चाहे टीम के द्वारा दिए गए निर्देश है, उसका पालन करेंगे ताकि आपका आई का ऑपरेशन अंततः सक्सेसफुल बने, सफल हो सके। साथ में फ्यूचर में हमारे चक्रधरपुर प्रखंड में और भी नेत्र कैंप लग रहे हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होने के नाते मैं आप लोग को जरूर बोलूँगा कि जो हमारे बुजुर्ग जन छूट गए हैं, वो भी आने वाले कैंप्स का जो है फायदा लें। और शंकर नेत्रालय की टीम जब अगली बार हमें विजिट करेगी, एनडीआरएफ बिहटा की टीम ने शुक्रवार को गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट के बाहर मुख्य सड़क पर केमिकल डिजास्टर यानी रासायनिक आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कर लोगों को जागरूक किया। गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट के बाहर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत एनडीआरएफ बिहटा से आई 25 सदस्यीय टीम ने 2 घंटे तक रासायनिक आपदा से निपटने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल किया। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को विपरीत आपातकाल की स्थिति में निपटने के लिए विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। मॉक ड्रिल आयोजन का मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम वाहनों में लीकेज होने पर आपदा की स्थिति में निपटने की जानकारियां दी गई। मॉक ड्रिल कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद एनडीआरएफ की बिहटा के कमांडेंट अश्विनी कुमार ने बताया कि केमिकल डिजास्टर इमरजेंसी स्थिति होने में लोगों को बिना घबराए सामना करना चाहिए। मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जानकारी और जागरूकता प्रदान की गई है। कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी सरायकेला के सचिव दयाशंकर मिश्र, जियाडा के पदाधिकारी योगेंद्र मांडी, इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट के अधिकारी मौजूद थे। सीएम साहब के आदेशानुसार एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का मॉक एक्सरसाइज बिरंतपुर में किया गया था, जैसे कि विदित है आप लोग को। जो सरायकेला खास करके जो गम्हरिया थाना है, यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज है
और इनकेस यदि केमिकल या रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी जो होता है तो उसमें इस आपदा से हम कैसे सामना करें, उसको हम कैसे काबू में करें, इसके तहत एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। इसमें जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, स्थानीय मेडिकल टीम, सभी ने पार्टिसिपेट किया। वायुसेना ने उनके भी इनका काफ़ी सहयोग रहा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे हमने एक मॉक ड्रिल था कि यदि कहीं गैस लीकेज हो जाता है उस सेल में, तो उस केस में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनका क्या रोल है, वो क्या क्या काम करेंगे। उन्होंने भी अपने दायित्व अनुसार में काम किया और एनडीआरएफ की टीम आई और जो गैस लीकेज था उसको हमने काबू किया। रेनबो यूथ क्लब द्वारा मुसाबने स्थित तिरंगा में बाबा विश्वकर्मा प्रोग्राम के तहत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता बाबूलाल सोरेन उपस्थित हुए। जहां क्लब द्वारा आदिवासी परंपरा के अनुसार मुख्य अतिथि का पारंपरिक गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बाबूलाल सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी परंपरा को संजोए रखने का जिस तरह से क्लब द्वारा प्रयास किया जा रहा है वह काफी सराहनीय है। आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है। इधर जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर मंत्री रामदास सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब झारखंड की जनता जाग चुकी है, उनकी झूठी वादों को लोग समझ चुके हैं। झारखंड सरकार के जल संसाधन तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने अपने मुसाबनी दौरे के क्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब झारखंड की जनता के लिए बोलने का कोई शब्द ही नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार ने झारखंड की जनता को झूठ बोलकर ठगने का काम किया है। झारखंड में लगभग 18 वर्षों तक भाजपा की सरकार रही, फिर भी झारखंड का विकास नहीं हुआ। अब यहाँ की जनता समझ चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ठगने वाली पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का किसी भी कार्यक्रम का यहाँ के जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए या उनके कोई भी मंत्री या अन्य राज्य के मुख्यमंत्री आए, यहाँ की जनता को कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा, ये जो विगत 2 दिन पहले देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास और झारखंड में बोलने का कोई रास्ता ही नहीं है। उसको यहाँ पर जनता को क्या बात बोल करके वोट लेने का बात करेंगे, क्योंकि इतना झूठ बोला 18 वर्षों तक उसका सरकार रहा, ये झूठ की सरकार रही। अब यहाँ की जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित रूप से ठगने वाला पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का झांसा में कोई नहीं पड़ने वाला है। चाहे वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, चाहे कितनों दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री आए, किसी भी तरह से हमारे झारखंड की जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज़। नमस्कार।